गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने पढ़ लिए थे पूरे। ठीक है ना। एक बार अगर याद दिलाना चाहो तो क्या कह सकते हैं हम उन्हें? अरे ओ पीपी काय को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है ना। P stand for pay and allowances. Again P stand for प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। अरे वो पीपी काय को बढ़ा रहा है बीपी। बी स्टैंड फॉर बोनस। ठीक है ना। अगेन पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। अरे वो पीपी काय को बढ़ा रहा है बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। पी स्टैंड फॉर परक्यूजिट्स। एस स्टैंड फॉर स्टॉक ऑप्शन, जिसको क्या भी बोलते हैं को पार्टनरशिप। एंड आर स्टैंड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। पीपी बीपी पीएसआर। इसमें ना बच्चों एक बीच में प्रॉफिट हो रहा है ना। उसको ऐसे ना वो बस स्टेटमेंट बनाने के लिए ऐसा पूरा लिखा है, कभी तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओ। मतलब इसमें ऐसे भी याद रखना कि अरे वो पीपी काय को बढ़ा रहा बीपी, चल जल्दी से प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर। इसके साथ में इसी से अलाइन कर लेना पीपी बीपी पीएसआर, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होगा कभी, फिर उसमें ढूंढते फिरोगे वो बीच में प्रॉफिट है उसका भी कुछ होगा। ठीक है ना, समझा क्या? चलो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पे आते हैं बच्चों, जिनको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सीधा चालू करता हूँ टेक्स्ट से। नॉन फाइनेंशियल या जिनको क्या भी बोला जा सकता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स रेफर टू इंसेंटिव्स। ये वो इंसेंटिव्स होते हैं which cannot be measured in terms of money, जिनको किसकी टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता, मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। All the needs of individuals are not satisfied by money alone। कह रहे कि किसी भी इंसान की जो जरूरत होती है, सारी जो जरूरत होती है, वो केवल और केवल किसी से पूरी नहीं हो सकती। हाँ, मनी से वो पूरी नहीं हो सकती। हाँ जी, आप मुझे बताओ, क्या किसी एक इंसान की सारी जरूरत क्या केवल और केवल पैसों से पूरी होगी क्या? इंसान को जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए? वो कह रहा है बहुत कुछ चाहिए। नहीं नहीं, तुम उस पे आओ। हमने आपको मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाई है। हाँ जी, पढ़ाई है ना। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो एक आपको उस हायरार्की में, उस चेन में आपको समझ आता होगा कि एक पॉइंट पे जाके इंसान को पैसा मैटर नहीं करता। हाँ, बिकॉज हमारी सोशल नीड फुलफिल होनी चाहिए, एस्टीम नीड फुलफिल होनी चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तो क्या मतलब पैसे का। बात समझ में आ रही है ना। तो कह रहे हैं कि सारी नीड्स एक इंसान की केवल और केवल पैसों से या मनी से फुलफिल नहीं की जा सकती। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स, इंसान के जो साइकोलॉजिकल जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कि जो सोशल फैक्टर, वो जो सोशल नीड की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर जैसे कि वहां पे हमने एक देखा था कि इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में देखा था। और भी बड़े सारे फैक्टर होते हैं। ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या प्रोवाइड करने में। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, एक इंसान को एक काम करते करते, एक जॉब परफॉर्म करते करते 20 साल हो गए और उसका रूटीन वही है। 20 सालों से रूटीन वही है। सुबह उठना, जॉब पे आना, फिर अपना वो सिस्टम वगैरह प्रॉपर पीसी वगैरह सेट करना। लेट सपोज अकाउंटेंट है, टैली सॉफ्टवेयर खोलना, उठाने वाउचर्स वगैरह, डेली के वाउचर्स उठाने हैं और उन्हें जस्ट क्या डालनी है, एंट्री डालनी है। और सुबह से लेके शाम तक यही काम करना है। देन फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, पूरे साल के साल यही काम करना है ना। 20 सालों से वो यही काम कर रहा है। क्या इंसान को लगे बे यार क्या रूटीन नेचर का मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना। तो वो ऐसे बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा, है ना यार, कि मैं जिंदगी में मैंने 20 साल अपने गला दिए बस सुबह से शाम तक यही करने में। कुछ जिंदगी में मोटिवेशन कुछ है ही नहीं है। आता हूँ, सिस्टम खोलता हूँ, एंट्री डालता हूँ, चला जाता हूँ। कुछ चैलेंजिंग तो मिल ही नहीं रहा, कुछ नया तो करने के लिए मिल ही नहीं रहा, है ना। कुछ ग्रेटर वैरायटी तो मिल ही नहीं रही काम करने के लिए, ताकि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आए तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं, तो मेरे को मोटिवेशन लगे कि भाई जिंदगी में क्या है, उतार चढ़ाव होंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, है ना। उनको इंसान क्या करेगा, मैनेज करेगा, उन्हें हैंडल करेगा।
और उनसे जब बाहर निकल के आएगा, उनको ओवरकम करके आएगा, तो उसे लगे मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। मोटिवेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन अगर जिंदगी में ऐसा कुछ मोटिवेशन है नहीं, मतलब मैं रूटीन बस एक सेट ऑफ डिफाइंड काम है, मैं वो करता हूँ, कुछ नया कुछ होता ही नहीं है, और बस वो रूटीन में चल रहा है जैसे चल रहा है, तो जिंदगी में कुछ मजे मोटिवेशन ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मोटिवेशन तो जब आएगा जब अप्स एंड डाउन्स होंगे। अच्छा, ये कैसा मोटिवेशन है? क्या इसको हम फाइनेंशियल मनी की टर्म्स में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इसको मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये नॉन मॉनेटरी क्या है आपका? इंसेंटिव है। ये मतलब ना, अगर आपको अच्छे अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे काम करने के लिए, तो इंसान उससे भी मोटिवेट होता है। कहना ये चाहता हूँ। इसको अभी एक टेक्निकल यहाँ पे उसको नाम देगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, जॉब एनरिचमेंट। क्या बोलते से? जॉब एनरिचमेंट। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो नाम को सुन करके? समझा सकते हो? जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो, हाँ, जो जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब कुछ इंक्रीमेंट, मतलब जो आज काम कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप उसके ऊपर लेवल का काम करोगे, उसमें एनरिचमेंट होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा कुछ। मतलब तो इंक्रीमेंट तो थोड़ा मॉनेटरी टर्म्स में यूज करना चाहिए मेरे को, वर्ड इनफैक्ट यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड तो एनरिचमेंट ही है। लेकिन ऐसा बोल सकता हूँ आपको इसको एनरिचमेंट के दूसरे शब्दों में, कि आपके पास वैरायटी होनी चाहिए वर्क की। क्या होनी चाहिए? वैरायटी। अरे एक ही काम करते जाओगे ना, एक ही काम करते जाओगे, तो तुम उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए, तुम बोलो ये तो मेरा उल्टे हाथ का काम है, ऐसे कर दूंगा इसको तो मैं। समझ में आ रही है ना? ये तो आते हैं 20 सालों से कर रहे हैं हम ये। बात समझ में? अब कुछ नेक्स्ट कुछ क्या चाहिए मेरे को? चैलेंजिंग टास्क चाहिए, है ना, कुछ वैरायटी चाहिए काम में। अबे यार ये कुछ काम है, ये तो वैसे कर। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को बहुत चैलेंजिंग लग रहा हो, लेकिन ये 20 सालों से उसी टास्क को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए रूटीन नेचर का हो गया। क्या हो गया? रूटीन। कह रहा भाई अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो कुछ अच्छे अच्छे ऐसे टास्क ला के दो जिनमें कुछ ऐसा हो, कुछ संभालने जैसा हो, कुछ ऐसा अपने भी मन को लगे कि हाँ भाई हमने कुछ काम किया है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो वो भी एक किसका काम करती है? वो चीज भी मोटिवेशन का काम करती है, और इस चीज को मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। यहाँ पे वन बाय वन पढ़ेंगे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने उसके टाइप, अभी तो आपको नॉन फाइनेंशियल ही बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि सोशल फैक्टर होते हैं, इमोशनल फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ये भी एक इंसान को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। कैसे कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, भी जस्ट इसके नीचे कह रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेनली फोकस ऑन दीज नीड्स। जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो एक इंसान की इन नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? उसकी साइकोलॉजिकल नीड के ऊपर, है ना, फोकस करते हैं। उसकी सोशल नीड क्या है, उसको टारगेट करते हैं ये इंसेंटिव। वो उसके इमोशनल, उसकी नीड क्या है, या वो मतलब उसके कैसे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, हम उन्हें इमोशंस को कैसे अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना? तो उन पे ये क्या करता है? टारगेट करता है, उनको ये हिट करते हैं। कौन? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? अपनी मनी से अलग पहचान चाहिए उसे अपनी। क्या चाहिए? वो इंसान चाहता है कि हम जो काम करते हैं, हमारे काम को अप्रिसिएशन मिले, हमें अप्रिसिएशन मिले, है ना, और हमें लोग पहचाने हमारे काम से। किससे? हमारे काम से, कि जो हम काम करते हैं वो बहुत उम्दा काम करते हैं, तो लोग हमारे को पहचाने हमारे काम से। कहने का मतलब ये है, हमारे काम से लोग हमारे नाम को पहचाने। बात समझ में आ रही है? तो ये वही बोल रहा है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। और अगर यहाँ पे जैसे जिस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की बात चल रही है, तो एक एम्प्लॉय नॉन स्टॉप, है ना, अच्छा अच्छा क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, हर बार बेहतर से बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करता है। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन कभी उसके बॉस ने उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, है ना, कभी ऐसा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस तरह का कोई प्रोग्राम आपके यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप आपके एम्प्लॉय को क्या करते हो? अप्रिशिएट करते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसको काम को ऐसे कंसिडर करते हो कि हाँ यार क्या काम किया भाई तूने।
हाँ बिल्कुल, तारीफ काबिल है ये तो, ठीक है ना, काबिल तारीफ जो भी बोलो आप, बात समझ में आ रही है। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करेंगे, उनके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्या वो मोटिवेट नहीं होंगे क्या? है ना, वो इतना तो इंसान फिर पैसों से भी मोटिवेट नहीं होगा। बस जस्ट उसकी वो बेसिक नीड्स क्या हो जानी चाहिए, फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके बाद आप उसको ना, उसको शाबाशी दोगे ना, उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है ना, तो बातों बातों में आप उसका क्या कर लोगे, दिल जीत लोगे, मोटिवेट कर दोगे, ठीक है। देखो, कह रहा है कि व्हेन एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स वेल, नॉर्मल सी बात है यार, जब कोई भी एक इंसान, खासकर यहाँ पे एम्प्लॉय की बात कर रहा है, कि जब एक एम्प्लॉय क्या करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, ही नेचुरली वांट्स टू बी प्रेज्ड, वो चाहता है कि कोई उसके काम की सराहना करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसके तारीफ करे, ठीक है ना, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज सुपीरियर, और वो चाहेगा कि जो, मतलब हिंदी में हमारी लैंग्वेज में से बोलेंगे कि उसकी बॉस की नजरों में, सुपीरियर की, लीडर की नजरों में नंबर बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, नंबर बनने चाहिए, हमारी लोकल लैंग्वेज में सब बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है, तो नेचुरली वो चाहेगा ही कि उसके काम को अप्रिशिएशन मिले, और जो सुपीरियर है वो उसके काम की तारीफ करे, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज करे उसके काम को। एंड फेलो एम्प्लॉइज, ये क्या है, एंड फेलो एम्प्लॉइज क्या मतलब, सुपीरियर तो उसके काम की तारीफ करे, लेकिन जो हमारे साथ वाले ना, वही बोले भाई तूने तो कर दिया, गजब ही कर दिया, ठीक है ना, गजब ही कर दिया, और नहीं कोई कर सकता था, और तूने तो बेंचमार्क सेट कर दिया भाई, इस काम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आगे से हम भी इसी स्टैंडर्ड को बीट करने की, इसको रीच करने की पूरी कोशिश करेंगे, भाई तूने जो काम किया ना, नेक्स्ट लेवल, सुपर ऑसम, बिल्कुल ठीक है ना, कोई नहीं कर सकता, जस्ट लुकिंग वाओ, ठीक है ना, वैसे एवी। व्हेन सच अप्रिशिएशन इज गिवन, जब इस तरीके का अप्रिशिएशन किसी इंसान को दिया जाता है, आप चाहे तो गेट भी बंद कर सकते हैं। व्हेन सच अप्रिशिएशन इज गिवन, जब इस तरीके का अप्रिशिएशन दिया जाता है, द एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड, तो एम्प्लॉय कैसा फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, टू परफॉर्म मच बेटर इन द फ्यूचर। भाई सुपीरियर ने बोला कि एक नंबर काम किया है, मेरे को तो ये परफॉर्मेंस क्या करके चलनी है, मेंटेन करके चलनी है, और इनफैक्ट आगे इससे मैं क्या करूंगा, इससे और बेहतर परफॉर्म करूंगा मैं, है ना, और कोशिश तो पूरी पूरी करूंगा कि ये लेवल तो मेंटेन रहे, और आगे कुछ और भी मैं क्या कर पाऊँ, कुछ बेटर कर पाऊँ, ठीक है ना। अच्छा ये मतलब क्या झूठ मूठ में लिख रहा है, क्या ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना, तो बिल्कुल। लेकिन अगर डिस्करेजमेंट का है, तुम तो भाई जिंदगी में बोझ हो, तुम तो पता नहीं कहाँ से फंस गए, गलत पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिसमें हमने तुम्हें हायर कर लिया था, है ना, तुम किसी लायक नहीं हो, हमारे ऊपर बर्डन हो तुम, इस तरीके की चीजें कहोगे तो लोग मोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट होंगे, है ना। कह रहे कि सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आर, कुछ एग्जांपल है एम्प्लॉय के काम को या उसको खुद को रिकॉग्नाइज करने के। पहला, कॉन्ग्रेचुलेटिंग और अवॉर्डिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय को क्या करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, या उसे कोई अवार्ड देना, ठीक है ना, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, एम्प्लॉयज ऑफ द वीक, एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर, ठीक है ना, इस तरीके से वो निकालते रहते हैं। तो ये चीजें क्या करती है, एक पॉजिटिव वाइब क्या करती है, क्रिएट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, एम्प्लॉयज के बीच में। आगे, डिस्प्लेइंग द नेम एंड अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द नोटिस बोर्ड, उस एम्प्लॉय का जिसने आपके टारगेट हिट किए है ना, उसकी जो भी अचीवमेंट है, उसका नाम और उसकी अचीवमेंट उस एम्प्लॉय की किस पे लगा देना, नोटिस बोर्ड पे लगा देना। जब लोग आके देखेंगे तो लोग उसको पूछेंगे, भाई आज तेरा नाम नोटिस बोर्ड पे लिखा था, ऐसा क्या किया तूने, ठीक है ना। फिर वो दूसरे जो और बगल में उसके जो एम्प्लॉयज खड़े होंगे, जो फेलो एम्प्लॉयज होंगे, वो बोले अबे तुझे नहीं पता क्या किया इसने, भाई इसने ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब मुझे बताओ, ये उधर बगल में खड़ा है, खुश होगा कि नहीं होगा जब लोग इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना, तो वैसा। तो उसका नाम और उसके अचीवमेंट कहाँ पे लगाना, नोटिस बोर्ड पे लगाना। गिविंग सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट देना उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और डिस्प्लेइंग अ फोटो ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द कवर पेज ऑफ द मैगजीन, उस एम्प्लॉय का हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन पे का उसके कवर पेज पे उसका फोटो क्या करना, प्रिंट कराना। बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, पता कैसे,
हम डीएवी पब्लिक में आई थिंक आज कल भी मैगजीन छपती है क्या? हाँ, ये डीएवी की खास बात है कि मैंने बहुत कम स्कूल में देखा है कि उनकी मैगजीन्स वो छापते हैं कभी फिर बंद कर देते हैं, लेकिन डीएवी में कॉन्टिन्यूअसली क्या छपती है? मैगजीन। आज भी आप बोल रहे हो कि छप ही रही है। तो पता क्या होता है कि उसमें मैगजीन में जो कवर पेज होता है उसका मैगजीन का, उसमें किसी तो बच्चे का फोटो आता है, या तो कोई डांस परफॉर्मेंस का, या कोई ग्रुप कोई परफॉर्मेंस हो वगैरह वगैरह, ठीक है ना? या किसी ने कोई कोई जैसे उनके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें कोई एक डांस परफॉर्मेंस है, कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस है, उसके किसी बच्चे का फोटो निकाल के उन्होंने उस पे कवर पेज पे लगाया, है ना? तो भाई अलग ही वाइब होती है। छोटे छोटे बच्चे पता है स्कूल में, ओ देखिए वो वाले भैया भाई जिनका मैगजीन पे फोटो था शुरू में, है ना? तो छोटे छोटे बच्चे ऐसा, मतलब बड़े लोगों को तो रहता है कि हाँ भाई ठीक है हमारे साथ वाला है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या इंसान को अच्छा नहीं लगेगा? वो बच्चा पूरी फॉर्म में, चौड़ में पूरी, हाँ भाई तेरे भाई का हिसाब किताब है, मैगजीन ऐसे कोई ना है, मैगजीन पे फोटो है। छोटे छोटे बच्चे, ओ देख वो वाले भैया वो वाली दीदी जा रही, देख उनका फोटो था ना उस पे, वहाँ पे वो डांस परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल मैगजीन के कवर पेज पे, तो लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, उनके काम को मतलब बढ़ावा इन द सेंस कि कंसीडर करना उनके काम को कि हाँ यार आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और उसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अप्रिशिएशन। तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक इंसान का नाम आएगा नोटिस बोर्ड पे, या उसको हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या सर्टिफिकेट देंगे, या उसका मैगजीन पे फोटो आया, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या इस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है? भाई 5 छोटे-छोटे बच्चे मेरे बारे में बात कर रहे थे कि देख उन भैया का फोटो किस पे छपा है? मैगजीन पे। 10 रुपए का फायदा हुआ मेरा। कितने का फायदा हुआ? ऐसे कोई कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या है बच्चों? नॉन फाइनेंशियल है। क्या है? नॉन फाइनेंशियल। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं ना? पहला क्या है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए जहां पे आपके एम्प्लॉयज को आप रिकॉग्नाइज करें, उनको पहचाने, उनके काम को पहचाने, उनके काम को अप्रिशिएशन दे, उनके काम को कंसिडर करे। ठीक है ना? वैसा। और ये नॉन मॉनेटरी है, एक बात। दूसरा है बच्चों जॉब एनरिचमेंट। एक बार पढ़ के देखना, भी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जब भी आपको नॉन फाइनेंशियल पढ़ा रहा था मैं ऊपर। क्या समझ में आया? हाँ, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, हाँ, उसकी जो प्रोफाइल है उसमें वैरायटी क्या करके चलना, वैरायटी मेंटेन करके चलना। वैरायटी ऑफ किस चीज की? वर्क की। ऐसा नहीं है तुमने एक काम दे दिया, है ना, वो 25 सालों से वही काम कर रहा है, ठीक है ना? उसमें कुछ क्या होना चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए, है ना? नए नए तरीके होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का इसमें इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना? उसके बाद फिर उसको टास्क में भी क्या होनी चाहिए? जैसे वो बोलते हैं ना बेटा, एक जब फार्मिंग करते हैं ना तो फार्मिंग में से बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। ऐसा क्यों बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए फार्मिंग में? हालांकि पढ़ेंगे हम, आईईडी में पढ़ेंगे, तो ऐसा बोलो ना कि डाइवर्सिफिकेशन, समझते हो क्या? फार्मिंग में मतलब अभी ऐसा नहीं कि साल के साल आप गन्ना ही उगा रहे हो या गेहूं उगा रहे हो। हाँ, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, तो आपको ना क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उससे जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बने रहते हैं। जब आप रोटेट करके कभी ये वाली क्रॉप लगा रहे हो, सीजनल क्रॉप लगा रहे हो, कभी उसमें आपने हॉर्टिकल्चर वगैरह टाइप से कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की, कभी आप पल्सेस वगैरह उसमें हार्वेस्ट कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो वगैरह वगैरह, है ना? तो ऐसे करके अलग अलग, ताकि जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहे और रीजनरेट होते रहे। एक ही फसल लगाओगे ना हर साल, तो वो जो फसल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए ना मिट्टी से, वो सारे क्या कर लेगी? एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी? जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी, वो मिट्टी की फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगी? खो जाए, मतलब खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ऐसे इंसान के साथ है। तुम उसे एक ही काम देते रहोगे, एक ही काम देते रहोगे, एक ही काम देते रहोगे, तो बोर हो जाएगा, उसे कुछ लगेगा, कुछ मानेगा ही नहीं वो, कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स थे सब खत्म हो जाएंगे। मतलब थोड़े बहुत भी साइकोलॉजिकल फैक्टर थे ना किसी काम को लेके, जो क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्ट था, वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो क्या है चीज है? आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है,
आपका इमोशनल फैक्टर्स है उस काम को लेकर के, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, ठीक है ना, और उसमें इनोवेशन है कुछ करने का, ठीक है ना, वो सब चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो आपके लिए रूटीन हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? वैसे भी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एक काम को बार बार करोगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, शुरू में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, हम बाद में तुम कुछ नहीं समझोगे इस काम को, वो तुम्हारे लिए मतलब ऐसा बोझ जैसा हो जाएगा, क्या यार जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, यही करने का मेरे को, है ना, 25 साल तो गवा दी मैंने अपनी जिंदगी इसमें, और बाकी और जितने भी बचे हैं, जितनी भी सांसें बची है मेरी, वो भी इसी में लग जाएगी, कुछ है ही नहीं जिंदगी में करने के लिए। लेकिन उसे आए दिन कुछ नया चैलेंज मिलता है, जहाँ पे उसे चीजों को सर्च करना पड़े, है ना, कुछ ठोकरें खानी पड़े, है ना, तो इससे इन चीजों से क्या होता है, जैसे कुछ सीखने भी मिलता है, क्या भी होता है, सीखने भी मिलता है, तो ये चीजों से मोटिवेट करेगी भाई। घर शाम को घर पे जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा घर वालों को बोले हाँ कुछ उखाड़ के आया हूँ, ऐसा नहीं कि फ्री की तोड़ के आया हूँ। घर वाले भी ताना देने, ए तू तेरे कुछ काम है, सिस्टम खोलता है, टैली खोलता है, वाउचर उठाए, चल भैया एंट्री, ठीक है ना, तुझे कुछ करना है, लेजर तुझे नहीं बनाने, बैलेंस शीट तुझे नहीं बनाने, वो टैली बना के देता अपने आप, तेरा कुछ काम है एंट्री डालने का, ठीक है ना, वैसा। लेकिन अभी घर से जाएगा तो बोलेगा मम्मी आज तो बड़ी थकान हो रखी है, ठीक है ना, आज तो इतने क्या हुआ, इतने असाइनमेंट ये था भाई, दिमाग खराब हो गया, वो तो एंड टाइम पे मैंने संभाल लिया, है ना, वरना पूरी टीम में ये हो गया था कि भाई ये तो काम नहीं होने वाला, लेकिन एट लास्ट, ठीक है ना, थैंक गॉड की हो गया, ठीक है ना। मम्मी फिर पूछेगी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तुम अब पूरी दास्तान सुनाओगे, ठीक है ना, तो ऐसा मम्मी बोला यार गजब हो गया ये तो, ठीक है ना भाई, अच्छा लड़का तो हमारा ही है तू, ठीक है ना। तो अभी वैसा है ना, तो इस तरह ऐसे मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई मैंने आज कुछ किया है, अगर ग्रेटर वैरायटी होगी, अलग अलग वैरायटी होगी, रूटीन करते जाओगे, रूटीन नेचर में करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसी को बोल रहे जॉब एनरिचमेंट। वो नहीं है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब है सिर्फ जो आपको काम मिल रहा है उसमें नई नई वैरायटी, ठीक है ना। अब वो ट्रांसफर होके मिल रहा है वो चीज अलग से है, ठीक है ना, फिलहाल केवल हम उसकी टू द स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, जो काम आपको मिल रहा है उसमें वैरायटी मिलनी चाहिए, वैरायटी नहीं मिलेगी तो बोर हो जाओगे आप। बात समझ में आ रही है? इट इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग जॉब्स। ये किससे ताल्लुक रखता है या क्या कॉन्सेप्ट है, कि जॉब किसी भी इंसान की इस तरीके से डिजाइन करना दैट इंक्लूड अ ग्रेटर वैरायटी, जिसमें क्या हो, ग्रेटर वैरायटी हो ऑफ वर्क कंटेंट, यहाँ पे काम कर जो काम करने जैसा है वो अलग अलग टाइप का काम हो, ठीक है ना, एंड रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, जिसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज और स्किल्स चाहिए, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, बजाय इसके कि आप क्या करो, रूटीन जॉब परफॉर्म करो, जो एनरिच जॉब होती है ना, मतलब जिसमें वैरायटी होती है, जिसमें नए नए टास्क होते हैं, नए नए काम होते हैं, नए नए असाइनमेंट होते हैं, ऐसे काम को जब आप करते हो तो बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो वो चीज आपका क्या बनती है, मोटिवेशन का सोर्स बनती है फॉर एम्प्लॉय, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। तो मैंने इसके बहुत कम लिखा है इसमें, मैंने इसके बैकएंड में बताया कि कैसे उसको लगेगा कि ना कि हाँ कुछ करके आया हूँ आज, वैसा। दो बात हो गई, पहला एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, दूसरा जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट है बच्चों जॉब सिक्योरिटी। ये पता है आपको, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में भी पढ़ा था हमने। एक इंसान डर डर के घुट घुट के काम कर रहा है, अब गई जॉब, अब गई जॉब, ले ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट में न्यूज आ रही है इस बार आईटी कंपनीज ने हायरिंग बहुत कम की है, इनफैक्ट जो कर रखी है ऑलरेडी उनको निकालने लग रही है, ले ऑफ चल रहा है, बड़े स्केल पे ले ऑफ चल रहा है, ठीक है ना, रिट्रेंचमेंट चल रहा है बड़े स्केल पे, लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो डर डर के काम करेगा, यार मेरे को भी आएगी मेल, अब आएगी, आज शाम को आएगी, कल सुबह आएगी, ठीक है ना, उस काम में मन लगेगा ही नहीं जो अभी काम कर रहा है। हाँ बोलो ना। एक बार ऑर्गेनाइजेशन वाले या हमारा एम्प्लॉयर आकर के हमें बोल दे कि भाई देखो मार्केट में पैनिक वाली सिचुएशन है बहुत ज्यादा, है ना, काम धंधा कुछ है नहीं, इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है हमारी, और हमें असाइनमेंट नहीं मिल रही, इनफैक्ट जो हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स है, ठीक है ना, वो भी अभी क्या हो रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट जो थे उनके प्रोजेक्ट पूरे हो गए, नए कोई क्लाइंट मिल नहीं रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स है, आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज हमारे बेंच पे है, इस तरह की चीज, तुम्हें क्या लग रहा है ये सुन के, क्या अभी तक तुम्हें कुछ मोटिवेशन आया, अंदर से डर लग रहा है, क्या लग रहा है, बात आगे की, लेकिन 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 हमारा ये आपसे वादा है
कि आप में से ये सारी चीजों के बावजूद आपकी एक भी बंदे की जॉब नहीं जाएगी, एक भी बंदे की जॉब नहीं जाएगी। टेंशन फ्री, सुबह से लेके शाम तक सोच रहा था, मैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, फिर सुबह से लेके शाम तक यही सोच रहा था कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी मेल, ठीक है ना, कि तुम्हें फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, अब जाओ अपना तुम्हारा देख लो, हमने अपने आप को संभालना है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई बोलेगा ना, "ओ भाई रिट्रेंच वाले निकल जाए यहाँ से, एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि हमें निकालेंगे, जॉब सिक्योरिटी है भाई, हमें क्या है।" ये इंसान बोलेगा मेरे को 2 रुपए की जॉब सिक्योरिटी मिली, नहीं, जॉब सिक्योरिटी को नहीं कर सकते। अच्छा, जॉब एनरिचमेंट को भी नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में मेजर, नहीं कर भाई, जो भी पढ़ा रहा हूँ नहीं कर सकते किसी को भी मनी की टर्म्स में मेजर, बिकॉज ये चल ही क्या रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल चल रहे हैं, अदरवाइज तो इनको कहाँ पे पढ़ा देता मैं फाइनेंशियल, ठीक है ना। चलो देखो, जॉब सिक्योरिटी पहले वाला बुलेट पढ़ो पारस। अच्छा, कोई भी इंसान क्या चाहता है, कोई भी इंसान क्या चाहेगा कि आज जो मेरी जॉब जहाँ से मेरे को पैसा आ रहा है, वो क्या रहे, आता रहे वहां से पैसा, वो सिक्योर रहे, क्या रहे, नहीं रहेगी तो भाई आज उसके बीवी बच्चे हैं, कल बेबी उसके नहीं होंगे। हाँ बोलो ना, इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो सबसे पहले रिश्ते गिरते हैं, तो इसलिए अपना दुख दर्द किसी को बताना भी नहीं चाहिए, अपना दुख दर्द किसी को, क्योंकि तुमने अपना दुख दर्द छिपा के रखा है, तो कोई आपकी हेल्प भी कर देगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद सफर किया है। तुम अपनी अपनी तुम अपनी जो तुम्हारी जो भी फैक्टर्स है ना, जो तुम्हारे जितने भी दुख है, तुम किसी को बता दोगे तो लोग आपसे कटना चालू कर देंगे, अरे भाई कहीं हेल्प ना मांग ले, ठीक है ना। तुम अपना, यार बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत पैसों की बहुत दिक्कत है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, उधर पैसे वो मर गए, ठीक है ना। लोग बोले हाँ चल यार ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। उसे लगा कहीं अगला स्टेटमेंट ये ना बोल दे कि भाई एक एक 1.5 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, कहीं से करा दे, ठीक है ना। तो वैसा, तो इसलिए इंसान चाहता है कि उसकी जॉब क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है ना, बिकॉज बाकी दूसरी दुनिया की तो बात छोड़ो, बीवी बच्चे भी अपने नहीं रहेंगे, बच्चे भी बोलेंगे पापा नहीं पापी है, ठीक है ना। समझ में आ रही है क्या तुम्हारे, भाई बच्चे आजकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ताने देंगे, ठीक है ना, वो देखो उसके पापा ने उसको साइकिल दिलाई है ना, अब वो थोड़े से वो क्या है स्कूटी, अभी वो तो स्कूटी लेके जा रहा है, हमने तुमने एक कभी आज तक कभी वो तो दिला नहीं, गडूल ना तो दिलाया नहीं, वो बोलते हैं चलाने का बचपन में, उतनी उधर की उखाड़ उखाड़ के लेके आएंगे बच्चे, ठीक है ना। समझा क्या, तो तुम पापा नहीं तुम पापी हो, हमारा कुछ किया तुमने, ऐसे लोग बोलेंगे, लोग क्या बच्चे बोलेंगे, तो कह रहे कि ए माहौल मत बना, इधर देख ले, ये आगे की अपनी कहानी बना रहा है, तूने पिक्चर डायरेक्टर है, तू पूरी कहानी से सुना रहा है। सुनो, एम्प्लॉइज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनकी जॉब क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है ना, एंड वांट टू बी श्योर अबाउट देयर फ्यूचर, और वो श्योर होना चाहते हैं किसके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, बिकॉज उसका रिश्ता इस वजह से हुआ है, ठीक है ना। ऐसा सोच के कि भाई ये कहाँ पे काम करता है, आईसीआईसीआई में, पता पड़ा कल चल के वो आईसीआईसीआई वालों ने निकाल दिया, वगैरह हमारी लड़की को घर भेज दो हमारे, तू अपना जाना तू अच्छा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या रहे, सिक्योर रहे, उसको जो इनकम है वो आती रहे, और उसकी जॉब क्या रहे, कॉन्टिन्यूटी में रहे, ठीक है ना, जॉब कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। अच्छा, दे डोंट वांट टू रिमेन अंडर अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुजल मेरे को समझ में नहीं आया, बताएगा ये दूसरे वाला बुलेट। ये नहीं चाहते कि उनकी जो वो एम्प्लॉयमेंट की जो है ना, उसे लिखे रहे। हाँ मतलब वो हमेशा इस डर में नहीं जीना चाहते कि अब गई, अब गई, अब गई, वो ये डर नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं कि हम निश्चिंत होकर के काम करें, बिल्कुल, है ना, टेंशन फ्री होकर के क्या करें, काम करें, हमेशा हम घुट घुट के नहीं जीना चाहते, ठीक है। दूसरे बुलेट में ये बोला कि दे डोंट वांट टू रिमेन अंडर कांस्टेंट थ्रेट, वो हमेशा इस डर में नहीं जीना चाहते या रहना चाहते हो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, अब गई जॉब, अब गई जॉब, अब गई जॉब, वो निश्चिंत होना चाहते हैं, तो आके बोल दो ना उन्हें कि भाई कुछ भी हो देखो तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है ना, वैसा। आगे बोल रहे सिक्योरिटी ऑफ द जॉब इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, सिंपल सी बात है यार, अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर को उन्होंने हैदराबाद बुलाया, उसकी बेस लोकेशन हैदराबाद ही है, तो जब से उसको मेल आई है ना, उसको उधर इतना दूर जाने का नहीं है, क्योंकि उसके कई सारे फ्रेंड्स है उधर हैदराबाद में,
दरअसल थोड़ा नॉर्थ वाले बंदों को ऐसा होता है कि उधर साउथ में जाते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो है पानी सूट नहीं आता, है ना। और जितने भी इसके सारे साथ के गए हैं बंदे इधर के, तो वो परेशानी हो के आए, मतलब ऐसा रहा एक्सपीरियंस, परेशानी होकर के आए, मतलब बीमार होकर के आए, इधर से गए उधर ना तो काम में मन लग रहा, ना इधर मन लग रहा, उधर हालत खराब हो रही है। तो उसने कहा इतनी दूर, और वैसे भी घर से फिर इधर से बहुत दूर है, 1700 किलोमीटर है, नहीं जाने के इतने दूर, है ना उसका मन है ना हमारा मन है इतना दूर भेजने का, है ना। गुड़गांव तक ठीक है, गुड़गांव में भी एक बार क्या होता है कि गुड़गांव वगैरह में वैसे इतना पॉल्यूशन है कि तबीयत खराब होनी है, ठीक है ना। अभी मेरे मासी का लड़का गया तो उसकी भी तबीयत खराब हो रखी है, वो आधा हो गया बिल्कुल, ठीक है ना ऐसे। तो अब क्या है कि वो चलो ठीक है, गुड़गांव ये है कि थोड़ा झेल सकते हैं, अब पोल्यूशन है वो यार ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो नोएडा गुड़गांव वगैरह तो कैसे होता है कि भाई सेम डे जा करके ले आओ, है ना, या बीच में सैटरडे संडे ऑफ है तो यहाँ पे आ जाओ, वापस से फिर चले जाओ, मंडे में चले जाओ, तो अब 1700 किलोमीटर कैसे हुई। तो जब से उसकी ऐसा, उसको वहां पे मतलब वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ है, उसको वहां पे जाने की ऐसा मेल आई है, तो परेशान है जब से, है ना। क्योंकि उसे क्या करना है, मतलब अभी तो खैर तो रिजाइन दे चुकी है अभी तो उस दिन से परेशान थी कि जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, ठीक है ना। या मैं रिक्वेस्ट डाल दूं, मेरे को एक्सटेंशन मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम का ही एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है ना, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, छोड़नी पड़ेगी, है ना, ये होगा वो होगा। तो या मतलब अगर नहीं दिया उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया तो पक्का पक्का जॉब जाएगी, अब मन ही नहीं लग रहा। सुबह शाम मेरे को ही बोल रही है पता नहीं वो क्या रिप्लाई करेगा मैनेजर, टीम लीड क्या रिप्लाई करेगा, वगैरह वगैरह, तो यही चीजें चल रही है माइंड में, तो काम में क्या ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे है, कौन से वाला बुलेट था, थर्ड वाला, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो परेशान रहेगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी मिल जाएगी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंप्रूव, क्योंकि मन लगा के काम करेगा, बाकी दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्शन में अब उसका इधर उधर माइंड नहीं जा रहा है। एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स वर्क, ठीक है ना। अब सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली जो लाइन आगे लिखी है ना कि जो सिक्योरिटी होती है वो इंप्रूव करती है जॉब परफॉर्मेंस, और जो इंसान का एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है काम को लेकर के वो भी मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पता है जिस दिन से क्या हुआ, जिस दिन से ये रहा कि वहां तो पक्का पक्का अब एक्सटेंशन तो देना नहीं है इन्होंने, वर्क फ्रॉम होम का एक्सटेंशन देना नहीं है और मुझे वहां पे जाना नहीं है, ठीक है ना। उस दिन से वो कुछ काम पूछते हैं ना, उस दिन से कुछ काम बोलते हैं कि ये काम करने हैं, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा कर देंगे, क्योंकि वो रिजाइन कर चुके हैं नोटिस पीरियड पे है, तो हाँ कर देंगे ठीक है। वो उधर कॉल करते हैं कि हाँ ये काम इतने बजे तक निपटाने का, हाँ निपटा देंगे ना, तो कौन सा आफत आ रही है कुछ, तो ऐसा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्यों करने का, ठीक है ना। जब हमारी केयर नहीं हो रही है तो हम क्यों करें केयर, समझ में, तो वो बात मन, वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वो जो पॉजिटिव, अच्छा पहले क्या था, पहले उधर से मैनेजर ने बोला नहीं, पहले काम हाजिर, ठीक है ना, बोला टारगेट इतने बजे तक करना है, उसके पहले डन, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इंसान का एटीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सारे बच्चों को पता ही है आपको कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, हाईली डायनेमिक होता है, ठीक है। आगे कह रहे इन इंडिया जॉब सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं कि भारत में तो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और वो बहुत सारे फैक्टर है उसके लिए, पॉपुलेशन भी बिकॉज क्या है बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट भी इतनी सारी जॉब कहाँ से क्रिएट करेगी, ठीक है ना। या फिर जो फिर दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो जो लोग जो एजुकेशन लेके आ रहे हैं वो एजुकेशन में भी बहुत बड़ी दिक्कत है ना। लोग बस केवल एक रट्टाफिकेशन वाला क्या चला हुआ है, कल्चर चला हुआ है, उसे कर लो, मार्क्स ले आओ, डिग्री ले आओ, बाद में चाहे तुम्हारे पे काम आए या ना आए, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आए या ना आए, चीजों को संभालनी आए या ना आए, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो वैसा, तो कह रहे हैं कि भारत में तो और भी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी जरूरी हो जाती है, जहाँ पे इतना ज्यादा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। नमन भैया इससे क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो जॉब सिक्योरिटी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, बेटा इसका फर्क इसलिए पड़ता है बिकॉज आज मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ और मैं लाख रुपए महीना पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी वही काम मेरे जैसा काम करने वाले मार्केट में और भी है जो 80,000 में भी कर रहे हैं काम, और वो बेरोजगार फिर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं। उधर वो आप करके हमारे एम्प्लॉयर को पिन कर रहे हैं, भाई तुमने 1 लाख में रखा है उसे, हम तैयार है ना 80,000 में करने के लिए, हाँ बोलो ना। तो ऐसे में मेरे को जॉब सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर मेरे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी
तो वो मेरे को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, उससे। वो तो उसको लेके आएंगे ना, क्योंकि उनका वही काम कितने में हो रहा है, 80 में हो रहा है, मैं कितने ले रहा हूँ। लेकिन अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, क्या ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना, तो अगर वो मुझे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे, तो भी मैं एक बार को क्या कर लूंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, अपने आप को मेंटेन कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कोई रिप्लेसमेंट इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे को निकालेंगे ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात। तो वैसा तो कह रहे हैं कि भारत में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। आप लोग क्या है ना, लोग इतने गिर जाते हैं कि फ्री में भी काम करने के लिए लोग तैयार है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, हाउएवर जॉब सिक्योरिटी ऑफन मेक पीपल सेल्फ सेटिस्फाइड, लेकिन इसका एक नुकसान भी है बच्चों। अभी तक तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें चल रही थी, अभी क्या है कि ये इसका नुकसान भी, कोई समझा सकता है मेरे को पूरा पढ़ के इसको, हाउएवर से। ए शर्मा जी, हाँ जी, जॉब तो जा ही नहीं रही है। अरे हम तो सरकारी दामाद है बाबू, हम सरकारी दामाद है, हमें कोई निकालने वाला नहीं है। अरे हो जाएगा काम, कहाँ इतना लोड ले रहे हो दिमाग पे, जॉब कोई ना जा रही है, हो जाएगा काम भी, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। जॉब भागी जा रही है तुम्हारी, नहीं ना। कई बार जॉब सिक्योरिटी उल्टा ही रिएक्शन करती है, उल्टा रिएक्शन ये करती है, एम्प्लॉय सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, भाई तू नहीं जा रहा अब यहाँ से कहीं, तू तो यहाँ पे सरकारी बाबू बन गया अब, ठीक है ना, अब नहीं निकालने वाला तेरे को यहाँ से कोई, अब काम कर या ना कर, तो वो चीज हो जाती है। ठीक है ना। However, job security often make people self-satisfied and they don't perform efficiently. और वो कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे, efficiently परफॉर्म नहीं करेंगे, because there is no risk of job forgone, क्योंकि जॉब जाने का तो कोई डर नहीं। अरे कहाँ जा रही है, जो हो जाएगा काम भी, आज निकल हो जाएगा, दैट्स ऑल। समझ में आ रही है बात। चलो, तीन हो गए, कौन कौन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, दूसरा जॉब एनरिचमेंट, तीसरा जॉब सिक्योरिटी, नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। क्या है, सुनो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी टीम को लीड कर रहा हूँ, और मैं उसी काम में आपको भी पार्टिसिपेट कर लूँ, मतलब आपका भी पार्टिसिपेशन करा लूँ, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। मैं कह रहा हूँ पारस यार एक काम करेगा यार, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यार एक काम करते हैं, ये वाला ये होगा ना तो हमारा पूरी टीम के ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पूरे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसको मैंने एक प्लानिंग बनाने बोला, ठीक है ना, उधर बोला कि यार तुम ना कोई जो भी तुम क्या कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो तुम, उसमें से जो भी तुम्हारे अच्छे अच्छे डाउट्स निकल रहे हैं तुम वो फाइंड आउट करो, मेरे को टैली करो, इससे सबके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। कैसे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूरे होंगे कि तुम्हारे को जो डाउट्स तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हारे डाउट्स का सोल्यूशन हो जाएगा। मेरा काम ये हो जाएगा कि जो तुमने अच्छे अच्छे डाउट्स निकाल के दिए, मैं उन्हें कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, और मेरा भी काम हो जाएगा। और फिर जब मैं नोट्स में इनकॉर्पोरेट करूंगा तो फिर वो सबका काम होगा, सबका फायदा होगा, वो चीज सबको सीखने मिलेगी। मैंने तुम्हारा पार्टिसिपेशन करा लिया। हाँ बोलो। ठीक है यार, आज तुम्हें लग रहा है ना मन भैया छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं क्या, जिंदगी में सारे दिन एक से रहते हैं क्या, शुरुआत है, ठीक है ना, शुरुआत की है, क्या पता कितना लंबा सफर हमें क्या करना है, तय करना है। हाँ बोलो ना। तुम्हारे मन में एक चीज है यार, आज ये जो चीज चल रही है ना, शायद हमारे को इनको इनकी वैल्यू है या नहीं है, छोटे लेवल पे बिकॉज ऑपरेट कर रहे हैं, अभी इतना लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं लोग रिकॉग्नाइज। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी बड़ी चीज होगी, और तुम उसमें आज क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तुम्हारे मन में एक चीज चल रही है कि भाई फ्यूचर में जब ये चीज बड़ी होगी, जब लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग इस चीज को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ये एक्टिविटीज को अप्रिशिएट करेंगे, तो हम भी अपना सीना चौड़ा करके बोलेंगे भाई हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, ये नोट्स है ना, ये जो कलरफुल नोट्स दिख रहे हैं, ये एम्प्टी बन रही है, इसमें हमारा भी क्या है कॉन्ट्री, ये देख ये वाला सेक्शन दिख रहा है, देखो बूस्टर सेक्शन दिख रहा है, मैंने क्या किया था, ये मैंने डाउट्स निकाले थे, तब नमन भैया ने क्या किया था, ऐड किया था। भाई वो तो बचपन की बातें थी, जब तो लोग उतना नहीं जानते थे नमन भैया को, और हम छोटे से लेवल पे क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। आज ये चीज इतनी बड़ी है, और लेकिन इसमें हमारा भी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये अच्छा, तुम्हें या फिर आज के दिन पे तुम कैसे मोटिवेट होंगे, मैं तुम्हारे सजेशन लेता हूँ, है ना,
और जो तुम सजेशन देते हो उनमें से जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सजेशन होते हैं वो मैं यहाँ पे, भले हम छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्या भी करते हैं? हमारा एक ऑरा है ना, एक एम्बियंस है ना, एक माहौल है ना, तो उसमें आपको जब आपकी सुनी जाती है, आपका पार्टिसिपेशन, मेंटली आपका पार्टिसिपेशन होता है, आपको लगता है देख भाई ये चीज थी और मेरा आइडिया था, है ना, और ये चीज हुई, है ना, तो तुम्हें, तुम्हारे को भी तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, क्या है हमारा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। आप बताओ कितने रुपए के मोटिवेट हो जाओगे आप? बोलो कितने के मोटिवेट हो गए? 2, 5, 10, 20, 50, तो कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अब क्या पता आपके एक सजेशन से बाकी सबका कितना फायदा हो जाए। समझ में आ रही है ना? जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला था शायद वो पढ़ना चालू कर दे, एक की भी जिंदगी चेंज हो गई। आप बोलोगे देख भाई ये पढ़ नहीं रहा था लेकिन इसे हमने ऐसा ऐसा प्लानिंग करी थी सबने मिल करके, और ये ना पढ़ने वाले बच्चे भी थे ना दो चार, इन्होंने भी पढ़ना चालू कर दिया और ये भी देख अच्छे अच्छे नंबर से पास हो गए, नॉलेज भी इनको आ गई। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह के बड़े सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं जस्ट एक हमारे केस सिनेरियो में मैं एग्जांपल आपको फ्रेम करके समझा रहा हूँ। ये टॉपिक क्या है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जब आप आपके एम्प्लॉय को क्या कराओगे बेटा? पार्टिसिपेट कराओगे। क्या कराओगे? पार्टिसिपेट कराओगे, तो एम्प्लॉय क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। ठीक है ना? एम्प्लॉय आया एक सजेशन लेके, तू आया कैसे यहाँ पे भाई? तेरा क्या काम है यहाँ पे? यहाँ पे सीनियर्स लोग बैठे हैं और तेरी औकात क्या है कि तू आ कैसे गया यहाँ पे? और तुम अगर ऐसा करोगे तो बताओ वो मोटिवेट होगा? भाई वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा उसी टाइम पे। बात समझ में आ रही है ना? ये रही तुम्हारी धर्मशाला, कर लेना जो करना है। ठीक है ना? तो लेकिन अगर बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है उसमें एक छोटा भी इंसान आया, उसको भी बराबर से इज्जत मिल रही है, बराबर से उसको फिजिकल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, मेंटल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, तो जाके 10 लोगों को बताएगा भाई सीनियर्स लोगों की मीटिंग चल रही थी, अचानक से पहुंच गया और अचानक से मेरे मन में एक आइडिया आ गया, वो बस पता नहीं क्या मैंने एकदम से बोल भी दिया, हालांकि मैंने बिना पूछे बोला था, पता नहीं मेरे को रुका ही नहीं गया, लेकिन भाई इतने सीनियर लोग बैठे थे, एक तो पहली बात मेरे को बीच में नहीं रोका और दूसरा मेरी बात सुनी और अप्रिशिएट भी किया वहीं पे, और वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया, उस आइडिया पे काम भी किया, और आज हमारी कंपनी इतना पैसा बना रही है। मेरे को बाद में उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया, वो जो ऊपर वाली हेडिंग थी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। समझ में आया क्या? ये चीज अच्छा मोटिवेट करेगी या नहीं करेगी? है ना? तुम्हारे प्रिंसिपल मैम तुम्हारे को बुला करके तुम्हारे कुछ व्यूज मांगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हें अपने ऑफिस में बुला करके उधर बराबर से सोफे पे बैठा करके, ठीक है ना, तुम्हारे को आइडिया मांगे कि जैसे आप स्कूल की जो हाईएस्ट जो क्लास है उसके स्टूडेंट हो, तो हम आपके सजेशन लेना चाहते हैं इस काम को करने के लिए। आपने सीरियसली सजेशन दिए और आपके सजेशन सेलेक्ट तो चलो एक के ही होंगे, लेकिन कंसीडर किए उन्होंने, उनको इवैल्यूएट किया कि सारे लोगों को जिन्होंने भी सजेशन दिया उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन हमारे स्कूल में, भाई तुम्हारे स्कूल में होता था नहीं होता था हमें तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में तो होता है, राखी पब्लिक में खासकर। ठीक है ना? हमारे व्यूज ले जाते थे, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, इवन प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिव थे, तो कोऑपरेट पूछते थे हर बात पे। ठीक है ना? शाम को बुला अलग से बुलाते थे, शाम को एक पीरियड होता था वहां पे नीचे बुला लेते थे, जो 12th वाले हैं पूरे, साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, ह्यूमैनिटीज वाले भी, सबको बुला करके सजेशन लिए जाते थे। ठीक है ना? कि ये काम करने का कैसे करने का, है ना? टीचर्स को बुलाते थे, जो सीनियर टीचर्स थे स्कूल के, उन्हें मतलब जो 9th 10th 11th 12th वाले जो टीचर्स थे उनको बुला लेते थे। तो वैसा, तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट, टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं, बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। और भाई जब अलग अलग माइंड चलते हैं तो अलग अलग माइंड ही होते हैं, पता नहीं किसके माइंड में क्या आइडिया हो वो, ये तो हमने उसमें भी देखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में भी। ठीक है ना? चलो वो वैसा, इट मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट, केवल फिजिकल नहीं, साथ में मेंटल इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं कि उसको बैठा तो लिया उधर मीटिंग में, वो कह रहा है साहब एक आइडिया, हाँ हाँ सुनेंगे, बैठ जाओ अभी, ठीक है ना, बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिकल भी और मेंटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एम्प्लॉइज को इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एम्प्लॉइज फील इंपॉर्टेंट व्हेन दे आर आस्क्ड टू मेक सजेशन। लोग अपने आप को थोड़ा भारी महसूस करते हैं, भारी फील करते हैं जब उनको पूछा जाता है कि भाई आप आपके सजेशन दो, आपके व्यूज, आपके आइडियाज दो। इट इम्प्रूव्स, सॉरी, इट प्रोवाइड्स देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये उनको क्या प्रोवाइड करती है ये चीज?
साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, अंदर से लगता है कि हाँ भाई हमारी भी क्या क्या है, यहाँ पे इज्जत है, क्या है। सुनो ना, तुम्हारी कौन सी नीड फुलफिल होएगी, ऐसे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होएगा तो तुम्हारी एस्टीम नीड फुलफिल होएगी। ग्रुप तो है, मान लो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हारी एस्टीम भी है, क्या भी है, एस्टीम भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे आज के लिए इतने रखे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, स्टेटस है, और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये चार है, नेक्स्ट क्लास में हमारे हो जाएंगे। उसी के साथ साथ हमारे दो कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे डायरेक्टिंग के, एक लीडरशिप और एक मोटिवेशन। सुपरविजन में मुश्किल से एक और हद से हद दो क्लास लगेगी, ठीक है ना। फिर बहुत बड़ा है कौन, कम्युनिकेशन, उसमें अच्छा खासा टाइम लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।